डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की जो चर्चा है यह सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के पेपर 2 जिसका शीर्षक है शासन व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली, जिसको हम सामान्य भाषा में राज व्यवस्था भी कहते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न पत्र की विशेषताएं क्या हैं, कैसे इस प्रश्न पत्र को समझा जा सकता है, कैसे इस विषय पर पकड़ बनाई जा सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें होंगी, लेकिन इस पर चर्चा करने के पूर्व मैं कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं। रणनीति और दृष्टिकोण, ये दो शब्द ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि अगर इस पेपर 2 की बात की जाए, खास तौर से, वैसे बात तो यह सभी पेपर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि हमारी चर्चा पेपर 2 पर सीमित है, इसलिए अगर हम इसी को ध्यान में रखकर बात करें तो पहला प्रश्न यह है कि रणनीति होती क्या है और किसको रणनीति बनानी चाहिए, मुझे या आपको या किसी अन्य को। क्या आधार होगा रणनीति बनाने का? अगर मैंने अपने तरीके से अपनी समझ के आधार पर रणनीति बनाई और मैंने यह कहा कि यही रणनीति सर्वोत्तम है, तो आप में से कोई यह कह सकता है कि नहीं, इस रणनीति में यह बात भी शामिल होनी चाहिए थी। अगर आप ऐसी रणनीति बनाते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि इस रणनीति में यह कमी है, इसमें यह सुधार होना चाहिए। तो हम सभी अपने अपने तरीके से रणनीति बना देते हैं, लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किया कि रणनीति आखिर बनाई किसने। रणनीति तो संघ लोक सेवा आयोग ने बना रखी है, हमें उस रणनीति को समझने की जरूरत है, न कि नई रणनीति बनानी है मुझे। अगर हम उस रणनीति को समझ ले तो हम संघ लोक सेवा आयोग जिस तरह के प्रश्न पूछता है, हम उस प्रश्न तक आसानी से पहुंच सकते हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा का प्रश्न हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो। आयोग द्वारा बनाए जाने वाले प्रश्नों में कुछ विशेषताएं होती हैं, वो चाहे भाषाई रूप से हो, चाहे संकल्पना की दृष्टि से हो, चाहे पूछने की प्रवृत्ति की दृष्टि से, जैसे भी हो, उसकी अपनी एक विशेषता है। अगर हम उसने एक खास रणनीति के तहत ऐसा प्रश्न पूछा है और मैं अपने तरीके से कोई रणनीति बनाकर उस पर काम करूं, तो पहली समस्या यही आएगी कि उसने जो पूछा और मैंने जो पढ़ा उसके बीच में तालमेल नहीं होगा। शायद यह बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रश्न पत्र में अंक नहीं आ रहे पिछले कुछ वर्षों से अच्छे। चयनित छात्रों को भी बहुत अच्छे अंक इसमें नहीं आ रहे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पेपर ही डिफिकल्ट है और इसमें अंक आता नहीं। ऐसा जो मिथक है कुछ लोगों का, वो बात भी नहीं है। यह पेपर सरल जरूर है, लेकिन इसको सटीक रूप से पढ़ने की जरूरत है। संविधान तो है हमारे हाथ में। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है
राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा है संविधान ने, संघ राज्य संबंध के बारे में क्या लिखा है, सब लिखा गया है, मेरे सामने सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन यदि मेरी समझ उस पर नहीं है तो हम उसको याद करके जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पा रहे। तो पूरा का पूरा विषय अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन सटीक होने की जरूरत है अपनी पढ़ाई में। न कि हमें नए सिरे से कोई रणनीति बनाकर उस पर काम कर देना है। हमें पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या चाहता है, उसकी मांग क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। और उसके हिसाब से हमें यह देखना है कि किस तरह के प्रश्न उस पाठ्यक्रम से पूछे जा रहे हैं और मैं उन प्रश्नों तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं। अगर पहुंच रहा हूं बहुत हद तक, इसका मतलब है कि मैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई रणनीति के निकट हूं और वह मुझे अधिक से अधिक अंक दिला सकता है। तो आज की जो चर्चा है उसका उद्देश्य इसी बात पर बल देना है, इसी को फोकस करना है हमें कि विषय पर हमारी समझ कैसे विकसित होगी, विषय की उस पर हम कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे जिससे यह विषय सरल बन जाए मेरे लिए और हम प्रश्नों तक आसानी से पहुंच पाए। यदि हम आज के इस पूरी चर्चा को खंडवार नजर डालें उस पर, तो हमें पढ़ना यह है, पहले तो बात यह कि चर्चा ही क्यों हो रही है, जिसकी बात मैंने अभी कही कि मैं रणनीति बनाकर आपके सामने रखने का उद्देश्य इस कक्षा का नहीं है। इस कक्षा का उद्देश्य रणनीति बनाना नहीं है। इस कक्षा का उद्देश्य आपको यह बतलाना है कि आप यूपीएससी की बनाई गई रणनीति तक अपने आप को कैसे ले जाएंगे, कैसे विषय को समझेंगे और कैसे उसका लाभ इस प्रश्न पत्र के अलावा अन्य जगहों पर कैसे लेंगे। तो एक तो इसका महत्व बताना है हमें। दूसरा है कि सामान्य अध्ययन में इसके जो पाठ्यक्रम है, इस पेपर का जो पाठ्यक्रम है उसका महत्व क्या है, इसे सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज में क्यों रखा गया है इसको, और उसकी विशेषता क्या है, उसकी समझ होनी चाहिए। तीसरा, पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। बात फिर वही है कि रणनीति मेरी आपकी नहीं है, रणनीति उसकी है, हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ाई करके, यह समझना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई का स्रोत क्या होगा, कौन सी पुस्तक किस तरीके से पढ़ी जाए, वह स्रोत क्या होगा उस पर बात करेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्तियां तथा उनकी मांग की समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। कैसे प्रश्नों की मांग को समझा जा सकता है। कह देना बहुत आसान है कि मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक उत्तर होना चाहिए। संकल्पना से आते हैं प्रश्न, तथ्य से आते हैं, विश्लेषण अच्छा होना चाहिए। वो विश्लेषण होता क्या है, कैसे करेंगे विश्लेषण, किसी तथ्य का विश्लेषण कैसे करेंगे। मान लिया भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की जो राज व्यवस्था है, आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उसमें नैतिक पतन हो गया है उसका। अब इस वाक्य का विश्लेषण करना है तो विश्लेषण के आधार क्या होंगे, क्या ऐसा लिखेंगे जिसको विश्लेषण कहा जाए, उस पर बात करूंगा मैं। जो प्रश्नों में संकेत शब्द होता है उस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा कि आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी राय में ऐसा है, तो अपनी राय कैसे बनाएंगे।
आलोचना कैसे करेंगे, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा मैं करूंगा, और उत्तर लेखन का कौशल कैसे विकसित हो सकता है, इस पर भी बात करूंगा। तो हमारी चर्चा का उद्देश्य केवल रणनीति बनाना और बनाकर आप पर सुपर इंपोज करना नहीं है। उद्देश्य यह है कि यदि आप इस कक्षा में चर्चा में लाई गई बातों पर वाकई गौर करेंगे, आपको अपनी तैयारी करने में सुविधा होगी। यहां पर एक दो बातें आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी जो तैयारी करने वाला व्यक्ति है, जैसे वो तैयारी शुरू करता है, उसके सामने कुछ समस्या आती है, कुछ बातें उसके मस्तिष्क में आती हैं। जैसे कि यह एक ऐसी परीक्षा है जो शायद देश की सबसे कठिन परीक्षा है। यह गलत नहीं है, कठिन परीक्षाओं में से एक तो है ही, यदि सबसे कठिन नहीं भी कहें तो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। कारण इसका क्या है कि 3 चरणों वाली इस परीक्षा में तीनों चरण लगभग समान महत्व वाले हैं, और हमें तीनों चरणों के लिए बिल्कुल सटीक होकर काम करने की जरूरत होती है। उस आधार पर यह कठिन है। तो एक सामान्य जो अभ्यर्थी है, सामान्य जो छात्र है, उसको पहली समस्या यही आती है कि इतनी कठिन परीक्षा है और इसमें इतनी बातें पढ़नी है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कि यदि मैं एक एक घंटे भी प्रत्येक विषय पर दूं तो वह 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है। और अगर एक वर्ष की मैं तैयारी करूं तो एक वर्ष में भी 24 घंटे पढ़ने पर भी वो शायद पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे अगर तैयारी करनी है तो मुझे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ना होगा। यह एक दबाव अभ्यर्थी पर बना होता है, उसकी चुनौती है यह। जैसे वो पाठ्यक्रम पर गौर करता है किसी भी पेपर में, उसे लगता है कुछ बातें तो पुस्तक में है, अधिकांश बातें किताबों में नहीं मिल रही। अब उसका स्रोत क्या होगा, कहां से ढूंढा जाए उसको? तो स्रोत की समस्या है, पढ़ने का जो समय है, अवधि कितनी लंबी हो, उसकी चुनौती है, उसकी समस्या है। समझ कैसे विकसित हो, इसकी समस्या है। उत्तर कैसे लिखा जाए जो अधिक से अधिक अंक आ जाए, इसकी समस्या है। इन समस्याओं का समाधान इस चर्चा का मूल उद्देश्य है। जो डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है, उस पर एक नजर गौर करेंगे तो 3 बातें हैं इसमें। ये तीनों आपके पाठ्यक्रम के शब्द हैं: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली। इसी को हम कहते हैं राज व्यवस्था, या एक और शब्द लिख सकते हैं, राजनीतिक प्रणाली भी कह सकते हैं इसको, पॉलिटिकल सिस्टम। शासन प्रणाली भी गवर्नेंस सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो उसी को हम पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं, उसी को पॉलिटी भी कह सकते हैं, राज व्यवस्था भी कह सकते हैं। 3 शब्द हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए। इसको ऐसे समझें: शासन, संविधान और राज व्यवस्था। संविधान की समझ शासन के संदर्भ में, राज व्यवस्था की समझ शासन के संदर्भ में। अब शासन क्या है? नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन। इसका मतलब
कि संविधान नीति निर्माण में कितनी सहायता करता है, नीतियों को लागू करने में कितनी सहायता करता है। इतना ही पढ़ना है संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 मूल संविधान में और वर्तमान में 440 से अधिक, 25 भाग, 440 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अनुच्छेद कैसा, मान लिया लिखा 19, तो 19 हमने कैलकुलेट कर लिया 440, 19 एक ए से जी, 2 3 4 5 6, ये एक अनुच्छेद है मान लें। अगर ऐसे 50 अनुच्छेद भी हुए तो वो 440 से आगे बढ़ जा रहे हैं। सो मोर देन 600 700 प्रोविजंस, चाहे वो आर्टिकल के फॉर्म में हो, चाहे खंड के क्लॉज के फॉर्म में हो, सब क्लॉज के फॉर्म में हो, उतनी बातें संविधान की किसी के भी वश में नहीं है याद रखना। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, परीक्षक को भी पता है। यदि हम न्यायालय में संविधान की कोई बात उठाते हैं तो न्यायाधीश को भी संविधान का दस्तावेज सामने रखना होता है उसकी भाषा की समझ के लिए। ये बहुत स्वाभाविक है कि हमें इतने अनुच्छेद याद नहीं होंगे। चूंकि परीक्षक को भी यह पता है, इसलिए उसने सीमा तय कर दी है उसकी कि आपको संविधान में पढ़ना क्या है। पूरा संविधान नहीं पढ़ना, संविधान की उन्हीं बातों को पढ़ना है जो शासन से संबंधित हैं। और शासन से संबंधित होने का मतलब नीति कैसे बनती है, नीति कैसे लागू की जाती है। यही दो आधार हैं जिस पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है या किया जाना चाहिए। जैसे नीति कौन बनाएगा भारत में? नीति बनाने का काम या तो संसद का है या सरकार का है। तो हमें संसद की समझ होनी चाहिए, सरकार की समझ होनी चाहिए। मान ले 2 उदाहरण लिया। सरकार ने नीति बनाई या नहीं बनाई, सही तरीके से लागू किया या नहीं किया, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। तो न्यायपालिका की समझ होनी चाहिए। सरकार बनेगी कैसे भारत में, जिसके आधार पर वह नीति बनाए। तो सरकार बनाने वाली जो प्रक्रिया है, जैसे मान लें निर्वाचन, तो उसकी समझ होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां जहां वो शासन से जुड़ता है उन बातों को संविधान से निकालकर और उसकी तैयारी अगर कर ली जाए तो हम यूपीएससी जो चीज मांगती है हम उसके निकट पहुंच जाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए समस्या यह होगी कि गवर्नेंस के लिए लोक प्रशासन पढ़ना होगा, संविधान की समझ के लिए विधि पढ़नी होगी, लॉ, और शासन प्रणाली की समझ के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा। यह संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। और केवल यही नहीं पढ़ना, 4 पेपर हैं आपके पास, इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज, शासन व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, भरे हैं सब्जेक्ट। तो हमें केवल यही नहीं पढ़ना। इसका मतलब है कि परीक्षक यह जानता है कि आपसे यह संभव नहीं है इन 3 विषयों को विस्तार से पढ़ना, इसलिए आपकी वह पढ़ाई की सीमा उसने पहले तय कर दी है कि आपको वही पढ़ना है जो शासन से संबंधित है। उसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी में वही बातें पढ़नी है जो नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने से संबंधित है। तो यह सीमा, हमारी समझ अगर इस सीमा पर है
तो हमारा ये विषय एक्सटेंट हमें समझ में आ गया कि पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी, इसमें 20 चैप्टर हैं या 25 चैप्टर हैं, उन्हीं 25 चैप्टर को पढ़ना है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, किस आधार पर कहेंगे कि जो कहा यही सही है? उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हम 20 सालों का प्रश्न देख लें, 20 वर्षों का, 20 वर्षों के प्रश्न, तो जो हमने 20 से 25 चैप्टर आइडेंटिफाई किए, उनमें से उनसे एक भी प्रश्न उन 25 चैप्टर के दायरे से बाहर नहीं होता। इसका प्रमाण केवल मेरे कहने से नहीं होगा, इसका प्रमाण तब मिलेगा आपको जब आप स्वयं अपने स्तर पर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो वो जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को तय कर दिया, कमीशन ने तय किया, हमने नहीं, कमीशन ने तय कर दिया और उसने शीर्षक बना दिया आपके सिलेबस का कि आपको करना क्या है। अगर हमें इसकी समझ है तो मेरे लिए यह पेपर बहुत सरल है, अन्यथा हम इन 3 विषयों में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाएंगे, यह निश्चित है। तीनों विषयों पर समान पकड़ हो जाए, यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि तीनों विषय बहुत बड़े बड़े विषय हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे दिमाग में यह सीमा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें यही बातें पढ़नी है, बाकी चीजों को हटा देना है सामने से, चाहे वो मुझे कितनी भी आकर्षित क्यों नहीं कर रही हो, वो मुझे नहीं पढ़ना। यह संयम भी चाहिए और सीमा की समझ भी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें, जो पाठ्यक्रम है हमारे पास उसको देखकर। लिखा है भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। यह पहला खंड है हमारे पाठ्यक्रम का। इसमें उसने क्या जानने की कोशिश की है, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं विस्तार से नहीं जा रहा पाठ्यक्रम की गूढ़ता पर, वो तो जब कक्षा करेंगे तब उसमें हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। यहां आपको उसकी एक रूपरेखा, आउटलाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के संविधान में आपको करना क्या है। इतिहास के कुछ आधार चुनने हैं आपको, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, उसका विकास पढ़ना है संविधान का, उसकी विशेषताएं पढ़नी है, संशोधन पढ़ना है आपको, संविधान में कितने संशोधन हुए, कैसे होते हैं संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, किस संदर्भ में। फिर बात वही है, संदर्भ क्या है? संविधान के विकास, संविधान का विकास। एक है इतिहास। तो इतिहास तो मान ले हम 1600 से शुरू करें, अगर ब्रिटेन से, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से, और 1949 तक आ जाए, 26 नवंबर 1949 तक, तो इतिहास का कार्यकाल तो फिक्स्ड है। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है विकास का। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी जारी है। बिल्कुल ताजा उदाहरण अगर मैं आपके सामने रखूं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है अभी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, जिसमें बलात्कार की परिभाषा दी हुई है, उसने कहा कि वैवाहिक बलात्कार जैसी कोई संकल्पना भारत में नहीं होगी। अब इसका अर्थ है कि अगर वो घरेलू हिंसा भी नहीं है, तो क्या यह निर्णय भारत के संविधान को किसी तरह प्रभावित कर रहा है? महिलाओं की सुरक्षा, शारीरिक, मानसिक
अत्याचारों से सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा की रक्षा, ऐसे जितने प्रावधान संविधान में हैं, उन सभी प्रावधानों पर इस निर्णय का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक पड़ेगा ही। इसका अर्थ हुआ कि अगर उसे स्वीकार कर लिया गया तो एक नई संकल्पना संविधान के दायरे में ऐड हो गई। इसका अर्थ है कि न्यायालय के निर्णय से विकास की प्रक्रिया आज भी जारी है। तो चाहे संशोधन हो, चाहे बुनियादी संरचना हो, चाहे कोई भी ऐसा कारक हो, उनका योगदान संविधान के विकास में कैसे हो रहा है, यही पढ़ना है केवल आपको, न कि बुनियादी संरचना का विधि का पक्ष। अगर मैं उदाहरण दूं तो बुनियादी संरचना की व्याख्या जहां की गई थी केशवानंद भारती केस में, इट कंटेन्स 655 पैराग्राफ्स, जिसमें से हमने एक वाक्य निकाला कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में की है। अगर इसका विधि का पक्ष समझना है तो मुझे 655 पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे विधि के छात्र की तरह। यह परीक्षक आपसे नहीं चाहता। परीक्षक यह चाहता है कि आपको बुनियादी संरचना होती क्या है यह समझ में आए, और बुनियादी संरचना का संविधान के विकास में क्या योगदान है यह समझ में आए। इतनी ही बातों की समझ हमें चाहिए, यही पाठ्यक्रम की विशेषता है। अदरवाइज एक तरफ संविधान का इतिहास, तो यहीं पर संशोधन क्यों? संशोधन तो 368 अनुच्छेद में है ना, तो 1 से 368 तक का गैप क्यों दिया गया यहां? आपको संशोधन विधि के छात्र की तरह नहीं पढ़ना, आपको यह पढ़ना है कि क्या 42वें संशोधन ने संविधान के विकास में कोई योगदान दिया है। क्या 73वें संशोधन के बाद भारत के संविधान में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? अगर हुआ है तो उसका लाभ क्या है? तो हमें पाठ्यक्रम को इस रूप में समझना है कि वह क्या इशारा कर रहा है कि हमें कौन सी बात पढ़नी है, वही बात ढूंढ कर निकाल ली जाए। अगर तुम्हारी पढ़ाई का दायरा भी छोटा होगा और अंक का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे दायरा कम करते जाएंगे अंक बढ़ते जाएंगे। दायरा कम करने का मतलब पढ़ाई को सीमित करना नहीं है, दायरा कम करने का मतलब है पढ़ाई को सटीक बनाना। सटीक किस हिसाब से? पाठ्यक्रम के हिसाब से। उसी तरह संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। अब ये पूरा पाठ्यक्रम गौर करें। ये खंड है, तीसरा खंड है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, संवैधानिक योजना, संसद और राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, सांविधिक नियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, शासन व्यवस्था, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। इसमें कहीं भी उद्देशिका भाग 1, 2, 3 और 4 इनका कहीं कोई उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र संविधान का क्या होगा? किसी से भी पूछे तो कहेगा प्रियम्बल, उद्देशिका। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नए राज्य भारत में कैसे बनाए जाएंगे, भारत का राज्य क्षेत्र कौन सा है, ये सारी चर्चा भाग 1 में है। इसमें नागरिकता है, इसमें मूल अधिकार है और इसमें निदेशक तत्व है। यही सबसे महत्वपूर्ण है संविधान के प्रावधानों में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में
इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसने यहां रखकर सीधा लिख दिया संघ और राज्यों के कार्य। संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व कहां मिलेंगे? 245 से 281 के बीच। तो एक तरफ परीक्षक जो है 368 की बात कर रहा है, दूसरी तरफ 245 की बात कर रहा है। इसके लिए अनुच्छेद 1 से 51 क्या महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षक के लिए? क्यों नहीं लिखा हमने? क्यों नहीं पाठ्यक्रम में डाला? मूल अधिकार, निदेशक तत्व, ये सारी बातें हमने संविधान के इस पाठ्यक्रम में क्यों नहीं रखी? वो इसलिए नहीं रखी कि उनका सीधा संबंध नीति निर्माण से नहीं है। नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने का जो प्रभाव है, वह प्रभाव उन प्रावधानों पर है, न कि उनसे नीति बनेगी। फिर से बता रहा हूं इसको। यदि हमने कोई भी पॉलिसी बनाई, मान ले शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनाई है, तो शिक्षा नीति का प्रभाव अनुच्छेद 21A पर क्या पड़ा, यह देखा जाएगा। अगर 21A है तो 21 पर क्या पड़ा? 21 का संबंध 19 और 14 से है, इस पर क्या पड़ा? इसका मतलब कि पढ़ने का जो दृष्टिकोण है, पढ़ने का जो तरीका है, वो इधर से शुरू होकर यहां आ रहा है, न कि ऐसे। हमने इसको रट लिया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लेकिन हमें यह पता नहीं कि प्रश्न कहां से आएगा। अगर हमने तैयार किया है 19, आ गया 14, then you are gone। अगर 19 और 14 दोनों पढ़ा था, आ गया उसमें से, तो वो हिट एंड ट्रायल है। मुझे यह जानकारी नहीं कि प्रश्न आएगा कहां से, लेकिन अगर पढ़ने के तरीके को समझ लें तो मुझे पता है कि प्रश्न यहीं से आएगा, और इसको ध्यान में रखकर संविधान के प्रावधानों में से कुछ प्रावधानों को चुनना है जिनको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। यह इस पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हम और आप रणनीति नहीं बना सकते, रणनीति यूपीएससी ने बना रखी है, हमें उस रणनीति तक पहुंचाना है अपने आप को, और उसके लिए हमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी समझ होनी चाहिए। तो इसने बीच की चीजों को गायब कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसको पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है, इसके संदर्भ में उनके प्रभाव पढ़ने हैं, उन प्रावधानों पर पढ़ना। हमें यहां से प्रश्न यहां से बनेंगे, प्रभाव उसका देखा जाएगा अधिकारों पर, निदेशक तत्वों पर और बाकी चीजों पर। इसका मतलब है कि कॉज और इफेक्ट का जो संबंध होता है, कारण और प्रभाव का, यही अप्रोच लेकर संविधान में चीजों को पढ़ना है हमें। कॉज क्या है, वाई टू मेक ए पॉलिसी, क्यों बनाना चाहिए, कारण क्या है नीति बनाने का, नई शिक्षा नीति बनाने का क्या कारण था अभी, और उसका प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है, हमारे अधिकारों पर कैसे पड़ रहा है, सरकार के कार्यक्रमों पर कैसे पड़ रहा है, भारत के समाज, भारत की संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है। यही कॉज और इफेक्ट हमें जानना है। लगभग हर पेपर की यह बात है, प्रश्न पत्र 2 में तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो हमारे पाठ्यक्रम से दिख रही है। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, बहुत स्पेसिफिक टर्म है यह। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस। यहां हो गया संघ, यहां है राज्य, यहां है स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका, और सबसे ऊपर है संविधान। तो संविधान ने शक्ति दी है संघ को।
संविधान ने शक्ति दी है राज्य को भी, और 73वें संशोधन के बाद संविधान ने स्थानीय को भी शक्ति दे रखी। इसके लिए कैसे? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती तो है ही, इसके लिए 11वीं और 12वीं अनुसूची। लेकिन राज्य को संघ से भी शक्ति प्राप्त होती है और राज्य से स्थानीय निकायों को भी शक्ति प्राप्त होती है। तो इनकी शक्तियों के दो स्रोत हैं, संविधान भी, संघ सरकार भी। इसकी शक्ति के दो स्रोत हैं, संविधान भी, राज्य सरकार भी। शक्तियों का हस्तांतरण, किन शक्तियों का हस्तांतरण, किस प्रकार के वित्त का हस्तांतरण, यह जानने की जरूरत है। जो हमारे पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। किसी भी पंचायत को अगर हमने 200 करोड़ रुपया दिया तो पंचायत यह कह सकती है कि यह 200 करोड़ रुपया अपर्याप्त है, और दूसरे पंचायत को 250 करोड़ क्यों दिया गया है। यह कन्फ्रंटेशन बना रहेगा और वह हमारे जो परिसंघीय ढांचा है भारत का, उस पर असर डालेगा। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा प्रश्नों की प्रवृत्ति पर, लेकिन जिस मुद्दे पर अभी मैं बात कर रहा हूं उसी से संबंधित एक प्रश्न है जो मैंने रखा है आज की चर्चा के लिए, आपके लिए। यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। सहयोग भी है, स्पर्धा भी है, संघर्ष भी है, तीनों बातों की चर्चा की गई है यहां। इस पर मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको वापस ले चल रहा हूं इस जगह। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। किसकी चुनौतियां? जो शक्ति और वित्त हस्तांतरित कर रहा है उसकी भी, और जिसको प्राप्त हो रहा है उसकी भी, मतलब संघ की भी, राज्य की भी, स्थानीय स्तर की सरकारों की भी। सभी की समस्याएं, चुनौतियां कौन सी हैं, यह पाठ्यक्रम की विशिष्टता है। और इसके लिए जो कार्य हो रहे हैं उनका प्रभाव उद्देशिका पर, नागरिकता पर, राजनीतिक ढांचे पर और मूल अधिकारों पर, निदेशक तत्वों पर कैसे पड़ रहा है, यही पूछा जाएगा। अभी जो प्रश्न मैंने रेफर किया वो क्या था कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ने भारत के महासंघ या फेडरेशन को किस प्रकार आकार दिया है। तो हमने जिस तरह के काम किए हैं यहां, उनका प्रभाव हमारे फेडरेशन पर कैसा पड़ रहा है, वही प्रश्न है। इसका मतलब कि जो 2020 में प्रश्न पूछा गया है उसका मूल स्रोत यही खंड है, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। यह इस चीज की समझ अगर हमें हो जाती है तो हम पहले से तय करके रखेंगे कि प्रश्न कौन से आने वाले हैं। आपको गेस करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी में क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि वह एक दायरे में सीमित नहीं है, इसलिए हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन प्रेडिक्ट करना अगर हो तो सटीक रूप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर पाठ्यक्रम की समझ हमारे पास है तब, अन्यथा कहीं से भी पूछा जा सकता है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट एग्जामिनर्स विल नॉट आस्क एनीथिंग। परीक्षक आपसे दुश्मनी नहीं निकालेगा। परीक्षक को यह देखना है कि इस व्यक्ति को उसकी समझ है या नहीं। कैन ही वर्क इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? क्या वो प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है? यदि कर सकता है तो उसकी इतनी समझ होनी चाहिए, अगर है तो उसे अच्छे से अच्छे अंक देकर उसे सेवा में लिया जाना चाहिए।
आपकी जानकारी किस विषय पर कितनी है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपकी समझ उस विषय पर कितनी है और जो उसकी जरूरत है उसके अनुसार आपकी समझ कितनी है, यह ज्यादा मायने रखता है बशर्ते कि हमारी जानकारी। इसके बाद है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। जब शक्तियां पृथक हो गई तो विवाद क्यों? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियां बांट दी हमने, संघ और राज्य के बीच शक्तियां बांट दी, तो विवाद क्यों होगा? पहला प्रश्न तो यही है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जब हमने विषयों का बंटवारा कर दिया है तो आपकी राय में संघ और राज्य के बीच विवाद के उभरने के क्या कारण हैं? अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जब विषयों का बंटवारा कर दिया है तो विवाद क्यों उभरेगा? और विवाद अगर उभरता है तो उसका समाधान कौन करेगा और कैसे करेगा? और शक्तियों का पृथकीकरण पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों शक्तियां पृथक होनी चाहिए? हमने अनुच्छेद 50 में लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियां अलग अलग होंगी। ऐसा कोई प्रावधान पूरे संविधान में नहीं है जो यह कहता हो कि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां पृथक होंगी। हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को तो अलग अलग कर दिया अनुच्छेद 50 में। लेजिस्लेचर और जुडिशरी के लिए ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं किया है? अगर शक्तियां बांट देते तो न्यायपालिका पर विधायिका का नियंत्रण समाप्त हो गया होता और न्यायाधीश अगर कोई काम करता संविधान के विरुद्ध तो उसके विरुद्ध निर्णय लेने वाली कोई संस्था नहीं होती भारत में। आज की स्थिति क्या है कि यदि न्यायाधीश सिद्ध साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश को पद से हटा सकती है कौन? संसद। अगर शक्तियां बांट दी होती हमने तो संसद की सर्वोच्चता समाप्त हो गई होती और संसद का नियंत्रण न्यायालय पर नहीं होता। और न्यायालय चूंकि स्वतंत्र है भारत में, इसलिए न्यायालय ऑटोक्रेटिक हो जाता, स्वेच्छाचारी हो जाता। इसलिए बहुत तार्किक रूप से विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को बांटने का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो रोजाना के कार्यों में, इसलिए हमने शक्तियां बांट दी। ये समझ अगर हमारे पास है तो हम इस विषय से प्रश्न क्या इमेजिन कर सकते हैं? पीटी में तो प्रश्न आएगा कि कहां शक्तियां पृथक की गई हैं, किस अनुच्छेद में और किसके बीच। यह भी प्रश्न आ सकता है कि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथकीकरण निम्न में से किस अनुच्छेद में है? और अनुच्छेद दिया जाए 50 और 121 और 122 और एक ऑप्शन यह रखा जाए कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इनके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। ऐसी स्थिति में शक्तियों का पृथकीकरण वाला जो मुद्दा है उससे प्रश्न क्या बन सकता है? प्रीलिम्स में तो ऐसा, मेंस में क्या बनेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण करने के बावजूद भारत के संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथकीकरण नहीं किया गया है। क्या आप यह सोचते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा की जाने वाली यह एक गंभीर त्रुटि है? अब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है अगर, तो हमें यह समझ शक्ति पृथकीकरण में होनी चाहिए कि अगर विधायिका का पृथकीकरण कर दिया होता तो विधायिका ही सबसे महत्वपूर्ण है नियंत्रण रखने के लिए, उसी का नियंत्रण समाप्त हो गया होता। इसका मतलब कि जो उसका प्रभाव है न्यायपालिका पर, वह प्रभाव कितना गंभीर है ऐसा नहीं लिखने का
यही कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। वाई डिड नॉट वी सेपरेट पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी? क्यों नहीं बांटा? क्या कारण था कि हमने स्पष्ट पृथकीकरण नहीं किया? प्रभाव अगर देख लें, कारण हमें स्पष्ट हो जाएगा। यही कारण प्रभाव का संबंध पूरे पाठ्यक्रम को समझने का मूल तत्व कहा जा सकता है। संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना बड़ा स्पेसिफिक टर्म है यह। राजनीति विज्ञान जब पढ़ते हैं हम, तो उसमें एक सेगमेंट आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक सरकार। आपका जो पाठ्यक्रम है वो यह ना तो पॉलिटिक्स के कंपैरिजन की बात कर रहा है, ना गवर्नमेंट के कंपैरिजन की बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? संविधान की योजना की तुलना। तो संविधान की योजना क्या होती है, इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। यदि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ने लग जाएंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितने देशों के साथ? अमेरिका ब्रिटेन के साथ। क्यों? स्विट्जरलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, चीन, ईरान, यूएई के साथ क्यों नहीं? तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि न तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न लॉ, न पॉलिटिकल साइंस, आपको पढ़ना है सामान्य रूप से शासन के संदर्भ में संविधान पढ़ना है। तो शासन के संदर्भ में पढ़ने का मतलब कि कुछ राष्ट्रों के साथ हम तुलना कर लें तो हम यह समझ सकते हैं कि वहां की सरकारें किस प्रकार नीतियों का निर्माण करती हैं, कैसे नीतियों को लागू करती हैं और उनका लाभ आम जनता को कैसे मिलता है। तो योजना शब्द आई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। नाउ व्हाट इज अ स्कीम? योजना क्या होती है? योजना में सबसे पहला होता है लक्ष्य, पूर्व निर्धारित लक्ष्य। पहले से लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन और साधन को क्रियान्वित करने वाली संरचना। जैसे भारत का लक्ष्य है कल्याण। कल्याण का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को वितरित करना, धारणीय रूप से, सस्टेनेबली। अब यहां बनाया हमने संघ, संघ ने बनाया राज्य, राज्य ने बनाया पंचायत, और पंचायत से मिला जनता को। यह हमारा ढांचा है, विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड। संघ से राज्य, राज्य से पंचायत, स्थानीय, स्थानीय से जनता। यह संरचना क्यों है? क्योंकि तभी हम संसाधनों का वितरण कर पाएंगे बेहतर तरीके से। अगर संसाधनों का वितरण बेहतर हो गया तो हम अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही भारत की संविधान की योजना है। और इन्हीं तीन बातों का तुलनात्मक अध्ययन करना है हमें, इसके अलावा नहीं करना है। तो न तो हमें तुलनात्मक राजनीति पढ़नी है, न ही हमें तुलनात्मक सरकार पढ़नी। वेलफेयर स्टेट कितने तरह के हो सकते हैं? कौन कौन? अमेरिका वेलफेयर स्टेट है या नहीं? अगर है तो किस तरह का है? लिबरल वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट, कम्युनिस्ट वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन।
कितने तरह के वेलफेयर स्टेट हो सकते हैं, उनकी क्या खासियत, हमारी क्या खासियत, उनकी क्या चुनौतियां, हमारी क्या चुनौतियां। हमने लिबरल स्टेट क्यों नहीं रखा? वाई वी मेड इंडिया अ सोशलिस्ट स्टेट, वाई नॉट कैपिटलिस्ट? तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में तुलना करेंगे। अगर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म अमेरिका में है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भारत में है, तो हम इसकी तुलना करेंगे। वाई शुड आई कंपेयर द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? हमें यह समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोकतंत्रात्मक पूंजीवाद होते तो क्या समस्या होती? अमेरिका में क्या लाभ है लोकतंत्रात्मक पूंजीवाद होने से? क्या भारत में वह लाभ नहीं मिल पा रहा? क्या हमें पूंजीवादी हो जाना चाहिए? यह समझ में आना चाहिए ना कि हमें मतों की गणना नहीं करनी, ना तो हमें भारत के राष्ट्रपति के मतों की गणना करनी है प्रशासक बनकर, न ही अमेरिकी राष्ट्रपति के मतों की गणना करनी। यह हमारी इच्छा है कि मैं उसकी प्रक्रिया जानूं। वेल एंड गुड, जानकारी की ऊपरी सीमा तो होती नहीं। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, पहले वह तय कर ले। पूरे जीवन जानकारी लेने के लिए छूट है हमें। इसके बाद है कि राज्य संसद और राज्य विधायिका की संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। मंत्रालय पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? कौन काम करता है, काम कैसे होता है मंत्रालय में, कितने विभाग होते हैं, विभाग के अंदर क्या होता है, कैसे कोई विभाग काम करता है, इसकी समझ एक प्रशासक को होनी ही चाहिए। प्रभावक समूह, प्रेशर ग्रुप कहते हैं इसको। दबाव समूह, ऐसे समूह जो सरकार से बाहर रहकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अगर सरकार से बाहर रहकर सरकार की नीतियों को प्रभावित नहीं करते, अपने हित के लिए काम करते हैं, तो वो हित समूह है। लेकिन अगर हित समूह कोई इतनी ताकत रख ले कि वह सरकार में शामिल नहीं है, फिर भी सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, तो वह दबाव समूह बन जाएगा। जैसे CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग महासंघ, फिक्की, ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो हैं तो हित समूह, इंडियन इंडस्ट्री के लिए काम करेंगी, लेकिन इनका प्रभाव सरकार की आर्थिक नीतियों पर पड़ता है और यह उनको प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे समूह जो सरकार की नीतियों में बदलाव ला सकते हैं, उन दबाव समूहों को, उन समूहों की समझ होनी चाहिए। फिर बात वही आ रही है, कहां दबाव? नीतियों के निर्माण पर, नीतियों के लागू करने पर, वही होना चाहिए। शासन प्रणाली में उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से लिखा है परीक्षक ने। इसके बाद है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की मुख्य विशेषताएं। क्यों? मैंने शुरुआत में कहा था कि सरकार कैसे बनती है, तो निर्वाचन से बनती है, और निर्वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसी के तहत हम 1952 से लेकर अब तक निर्वाचन संचालित कर रहे हैं। निर्वाचन के लिए तो बहुत कम अनुच्छेद हैं, 324 से 329, 24, 25, 26, 27, 28, 29। There are only 6 articles in the Constitution to deal with
इलेक्शंस, जबकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण। फिर इतने कम अनुच्छेद क्यों? ये गाइडलाइंस देते हैं काम कैसे करना है हर चुनाव में अलग अलग तरीके से। उसके लिए हमने संसद को शक्ति दे रखी थी कि वह कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतरिम संसद ने बनाया, और पहली बार उसके तहत हमने 1952 में संसद का, स्थायी संसद का गठन किया, और उस तब से लेकर आज तक हम उसमें समय समय पर संशोधन करते आ रहे हैं, और हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से निर्वाचन का संचालन कर रहे हैं। तो हमें इसकी समझ, मुख्य विशेषताएं लिख रहा, पूरा कानून नहीं पढ़ना। 120 से ज्यादा धाराएं हैं उसमें। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय जैसे रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा, ट्राई, ये सब नियामकीय, ये अर्ध न्यायिक भी है। सेबी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। अर्ध न्यायिक कहते हैं जो गैर न्यायिक संस्थाएं हैं जिनको न्यायिक शक्तियां मिली। संस्था वो कार्यपालिका की होगी या विधायिका की होगी, लेकिन शक्ति न्यायिक है तो उसको कहा जाएगा अर्ध न्यायिक। तो अर्ध न्यायिक संस्थाएं कौन सी हैं? नियामकीय संस्थाएं कौन सी हैं? मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं ये सब। सांविधिक कौन है? विधि के तहत स्टैट्यूटरी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब सांविधिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्था जैसे वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई संस्था बन गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो निर्वाचन आयोग, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। सांविधिक कुछ संस्थाएं हैं, कुछ नियामकीय हैं और कुछ अर्ध न्यायिक हैं। इनको समझने की जरूरत क्या है? क्योंकि एक प्रशासक है तो उसको यह समझ में आना चाहिए। अगर आप प्रशासक बनकर कोई कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं विभागों के बीच, तो आपको विभाग की समझ भी होनी चाहिए, किस मंत्रालय के तहत वह आता है इसकी समझ भी होनी चाहिए, उसका मैंडेट क्या है, काम कैसे करता है, क्या काम करना है उसको, इसकी समझ होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आप पर प्रभाव डाल सकती हैं, उनकी समझ होनी चाहिए। तब कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था से नीति निर्माण, नीतियों को लागू करने से जुड़ते हैं। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सीधे सीधे गवर्नेंस के कुछ एरिया उठाकर रख दिए गए। ई गवर्नेंस, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत, और लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। जनता और राज्य के बीच सिविल सेवा कैसे काम करती है? आप सिविल सेवक हैं, आपका संबंध है सरकार से और काम करना है जनता के बीच। So you are serving as a link between the state and the citizen. सरकार ने नीति बना दी, नीति निर्माण यहां हुआ, नीति क्रियान्वयन यहां होगा, और संसाधनों का वितरण यही उद्देश्य है। नीति निर्माण के बाद नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन के बाद संसाधनों का वितरण। इससे क्या हो गया? अधिकारों का संरक्षण, और अधिकार अगर संरक्षित हो गए तो लोकतंत्र का संरक्षण।
इस डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको कि सिविल सेवा की क्या भूमिका हो सकती है। सिविल सेवा सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लेकर क्रियान्वित करेगी, संसाधनों का वितरण करेगी, ताकि हमारे अधिकारों का संरक्षण हो, और अगर अधिकार संरक्षित हो जाएं तो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो जाएगा। यह हमारे पाठ्यक्रम की विशेषता है जो आपको यूपीएससी ने पाठ्यक्रम बनाकर दे रखा है। इसकी समझ विकसित करनी है हमें, तो हमें पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा। हमारा उद्देश्य तो है कि हम संविधान की उन बातों को पढ़ेंगे जो शासन से संबंधित हैं, नीति बनाने, नीतियों को लागू करने से। पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो इसको हम लोगों ने बांट दिया है मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 2 3 4, सेक्शन 1 2 3 4, देन टॉपिक्स, सो दैट कि आपके पढ़ाई में छोटी छोटी बातों पर भी गौर किया जा सके और कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जो महत्वपूर्ण है और छूट गया हो। हॉलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखने की आवश्यकता है, ताकि हम समझ विकसित कर सकें और अपनी राय बना सकें। पढ़ने के बाद क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज मिला। ज्ञान में विचार को ऐड कर दें, सोच लें, तो बन जाएगी समझ, अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज व्हेन एडेड विथ क्रिटिकल थिंकिंग बिकम्स अंडरस्टैंडिंग। जब समझ विकसित हो गई तब आप उसको आसानी से लागू कर सकते हैं किसी चीज को। तो समझ विकसित करने का तरीका है यह कि हम छोटी छोटी बातों पर भी गौर करें। तो ये हमने लिखा है कक्षा की योजनाएं, क्लास कैसे करेंगे हम, उसके हिसाब से बुनियादी संकल्पनाएं, भारतीय संविधान के स्रोत, विशेषताएं, फिर खंड 2 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का विकास, खंड 3 में संविधान में संशोधन। यहां लिखा है संविधान के विकास में भूमिका, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत और संविधान के विकास में इसकी भूमिका। जो मैंने शुरुआत में कहा कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या अगर करनी है तो हमारा पर्पस है केवल संविधान के विकास में। उसी तरह उद्देशिका तथा इसमें शामिल प्रतिबद्धताएं, भारत का राजनीतिक ढांचा, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, ये उस मूल पाठ्यक्रम में मिसिंग है, ये लिखा नहीं गया है उसमें। तो जब लिखा नहीं गया है इसका अर्थ है नहीं कि हमें छोड़ देना है। मैंने आपको बताया कॉज और इफेक्ट के कंटेक्स्ट में इसको पढ़ना है। जो कार्य सरकार कर रही है उसका प्रभाव इन पर क्या पड़ेगा, इस आधार पर सरकार ने एक नीति बनाई और यह कहा कि जम्मू और कश्मीर अब राज्य नहीं होकर संघ शासित क्षेत्र होगा। एक पॉलिसी बनी, तो पॉलिसी बन गई तो राज्य पर प्रभाव पड़ गया। किस पर? राज्य के गठन पर। और राज्य का गठन कहां है? भाग 1 में। तो हमने देखा नीति, प्रभाव पड़ा राज्य के गठन पर। कारण क्या है? तो मान ले एक कारण है राष्ट्र की सुरक्षा, सपोज। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने ऐसा किया और उसका प्रभाव राज्य के गठन पर पड़ गया। तो हमसे पूछा जा सकता है कि क्या संसद को यह शक्ति है या राज्य को यह शक्ति है, सरकार को, कि वह किसी राज्य की सीमा इस रूप में परिवर्तित कर दे कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो हमने नीति बनाई, यहां प्रभाव पड़ा राज्यों के गठन पर, इसलिए भाग 1 पढ़ने की आवश्यकता है। तो भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में राजनीतिक ढांचा, नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक तत्व को भी इस तरीके से खंडवार पढ़ सकते हैं। अब मूल अधिकार है तो अधिकारों की संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप पाठ्यक्रम पर गौर करेंगे, एक फ्रेज लिखा है अधिकार संबंधी
मुद्दे, अंग्रेजी में उसको कहते हैं राइट्स इश्यूज। These are the rights issues. फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन राइट्स, मौलिक स्वतंत्रताएं और मानव अधिकार, यही दो मुख्य मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार संबंधी। तो अधिकार होता क्या है, कितने तरह के अधिकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों की क्या प्रणाली है, उसमें समस्याएं कौन सी हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं और हमारे संविधान में किस रूप में अधिकारों को शामिल किया गया है और उनका प्रभाव क्या है, कैसे वो प्रयोग में लाए जाते हैं, कब उनका उल्लंघन होने की आशंका होती है, अगर उनका उल्लंघन हो गया तो उपचार कैसे करेंगे हम, उससे जुड़ने वाली नई बातें कौन सी हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, जिसको समझने की जरूरत है। अगर हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम लिव इन रिलेशनशिप पर, सरकार ने नीति बनाई मान लिया, तो या न्यायालय ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप इज जस्टिफाइड, होमोसेक्सुअलिटी इज अप्रूव्ड, पैसिव यूथनेसिया इज अलाउड, उसका प्रभाव किन किन अधिकारों पर पड़ेगा। निजता का अधिकार मूल अधिकार होगा। अगर डिजिटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, डिजिटल एज में डिजिटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कैसे कि आपने किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई सामान खरीदा, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी, उससे हमने ऑर्डर बुक किया और हमने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया 1000 रुपया। 3 दिन के बाद आपके पास वो पैकेट आया, पैकेट आपने पेमेंट कर रखा है ऑलरेडी, पैकेट खोल के देखा कि आइटम कुछ और है। अब आपके पास एक उसमें स्टेटमेंट था कि कैंसिलेशन पॉलिसी के तहत यू कैन कैंसिल, यू कैन रिटर्न पॉलिसी के तहत यू कैन रिटर्न द आइटम विद इन 5 days, 10 days, 30 days, whatever। मैंने उसको भेज दिया, वापस कर दिया, राइट मैंने उस पर क्लिक किया, उसको भरा कि आई वांट टू रिटर्न। उसने मैसेज किया कि अगले 24 घंटे में आपसे पिकअप कर लिया जाएगा। पिकअप हो गया। उसके बाद 4 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ गया क्रेडिट कार्ड में। लेकिन यदि बैंक ने मान ले 2 रुपया डिडक्ट कर लिया ट्रांजैक्शन चार्ज, और 3 दिन के बाद मेरे पास पैसा आया और जो सामान मैंने मंगाया था वो आज ही मुझे जरूरत थी, अब वो मुझे नहीं मिल पा रहा, 4 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, नया ऑर्डर प्लेस करना, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। प्रश्न है कि विच राइट्स आर वायलेटेड, देन इट इज कॉल्ड डिजिटल राइट्स। डिजिटल राइट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? डिजिटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स इन द एरा ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के युग में डिजिटल राइट्स मानव अधिकार है। अगर मानव अधिकार हैं और यह मेरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मेरे जीवन से भी जुड़ते हैं, तो इनका संबंध 21 से भी होगा, 19 से भी होगा, अगर इन दोनों से है तो 14 से भी होगा। तो ई कॉमर्स की पॉलिसी का प्रभाव मूल अधिकारों पर क्या पड़ रहा है, यह भी राइट्स इश्यूज हैं, अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। तो चाहे हम प्रीलिम्स में पढ़ें चाहे मेंस में पढ़ें, यदि हमने अधिकारों की संकल्पना समझ ली तो हम दोनों जगहों पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 है संसद तथा राज्य विधायिका। यही पैटर्न होगा हमारे कक्षा के संचालन का। हर छोटी महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण लगने वाले टॉपिक्स भी उसमें कवर हो जाते हैं यदि हमने इस तरीके को अपनाया है। कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो छूट गया हो या जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है।
तो ऐसी स्थिति में हम आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। अब ये तो पढ़ने की का तरीका था। पढ़ने के स्रोत क्या होंगे? मैंने लिख दिया आपको कि एनसीईआरटी की पुस्तकें होनी चाहिए। ये बड़ा चर्चित पुस्तक है आपकी, आपके लिए बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए भारत का संविधान है, जिसको हम कहते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब हो रहा है, बेयर का मतलब होता है केवल कानून है, उसमें किसी की टिप्पणी या कमेंट्री नहीं है। तो भारत का संविधान जो होगा उसमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, उस अनुच्छेद में वही लिखा गया होगा, बिना किसी की टिप्पणी के। क्यों? ताकि मैं अगर यह लिख रहा हूं कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो यह कहां लिखा है, किस अनुच्छेद में? और अगर लिखा है, देख लिया हमने कि अनुच्छेद 3 में उसका उल्लेख है, तो 3 की भाषा मेरे समझ में आ रही है या क्यों आवश्यक है यह, उसकी समझ होने के लिए। और दूसरा, कई अवसरों पर उसी अनुच्छेद से की एक भाषा का एक शब्द निकालकर हमारे लिए प्रश्न बना दिया जा सकता है, बनाया जाता है, इज वेरी कॉमन, बनाया जाता है। तो बेयर एक्ट हमारे पास होना चाहिए। यह जो पुस्तक मैंने लिखी है, यह आपका चॉइस है, आप जो पुस्तक पढ़ें। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए, ताकि आपकी संकल्पनाओं पर आपकी पकड़ हो। अखबारों पत्रिकाओं से, पुस्तकों से तथ्य मिलेंगे आपको, और तब आपको बताना है कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण। और इन तीनों का आधार क्या होगा? समसामयिक घटनाओं और मुद्दों से संबंधित। तो आपको विश्लेषण करने में क्या बताना है? संरचना है, कार्य है, उपयोगिता है। कौन सी चीज क्या है, कैसे काम करती है और क्यों महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर दे दें तो हमारा विश्लेषण पूरा हो जाता है। तो संकल्पना के लिए आपको एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़नी होगी, उसको ब्रीफ करना होगा, समरी करनी होगी, सिनॉप्सिस बनाना होगा। और यह दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 9 की पुस्तक क्यों पढ़ें। ध्यान यह रखना है कि कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र होते हैं वो उस अवस्था में होते हैं, आयु वर्ग में होते हैं, जिनको नई बातें सिखलाई जाती हैं, साधारण शब्दों में समझाई जाती हैं, इसलिए हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, हमारा फैक्ट्स भी हमारे पास होगा, और हमारा विश्लेषण करने की हमारी क्षमता भी आसान होगा उससे। एक मैंने शब्द यहां लिखा है, उत्तल लेंस दृष्टिकोण, कॉन्वेक्स लेंस अप्रोच। कॉन्वेक्स लेंस का काम है चीजों को कन्वर्ज करना, अभिसरित करना। अलग अलग तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन है। यहां पर आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, अलग अलग तरीके से आपके पास सूचनाएं आ रही हैं, ये कन्वर्ज कर रही है, मान लें ऐसे। तो अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं मिली आपको, और उनको हमने एक जगह जोड़ दिया, एक जगह संग्रहित कर दिया, तो बन गया वो सेंट्रल थॉट हमारा। लेजर का एग्जांपल लीजिए, प्रकाश की किरणों का पुंज बन गया वह। अगर पुंज बन गया तो उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई। ऐसी स्थिति में अगर हमने अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं कलेक्ट की हैं और उसको शासन के दृष्टिकोण से एक जगह कर दिया, तो एक पुंज के रूप में वह हमारे विचार बनकर बाहर आएगा, और वह ताकत देगा हमारे उत्तर लिखने में। तो हमें अलग अलग स्रोतों से सूचनाएं लेनी है, उनको इकट्ठा करना है, सामने रखना है कि नीति निर्माण
नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़ने वाली चीजों के संदर्भ में हमें पढ़ना है इसको। और जब उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है तो उसकी ताकत, उसकी तीव्रता, उसकी भेदन क्षमता बढ़ जाती है। और वही उसकी जो ताकत है वही हमारे उत्तर की ताकत होगी, जिसको हम सारगर्भित उत्तर कहते हैं। सक्सिंक्ट आंसर, मीनिंगफुल एंड सक्सिंक्ट आंसर, सब्सटैंशियल उत्तर होगा, सारगर्भित उत्तर होगा। यह हमारा दृष्टिकोण है। मैं प्रश्नों की बात कर रहा था। एक प्रश्न तो मैंने चर्चा की थी आपके लिए कि आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा, संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ, हालांकि ट्रांसलेशन गलत है इसका, अंग्रेजी इसकी होती है कॉन्फेडरेशन। हिंदी वालों के लिए एक सुझाव है कि जब भी आप हिंदी भाषा में प्रश्न पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा में भी शब्द पर गौर जरूर करेंगे, अनुवाद की समस्या के कारण। जैसे अंग्रेजी में लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहां लिखा है महासंघ, होना चाहिए था परिसंघ, लेकिन ये समस्या है, उस पर हमें गौर नहीं करना। तो एक तो प्रश्न है कि राज्यों के बीच कोऑपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन कहां है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके विचार में आप कौन? Who are you? You are a prospective administrator. You are a prospective bureaucrat. You are not a politician. You are not a common citizen. आपके विचार में क्या होना चाहिए? एक विपक्षी राजनीतिक दल का सदस्य कैसे सोचेगा? सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का सदस्य कैसे सोचेगा? आम नागरिक कैसे सोचेगा? और एक प्रशासक कैसे सोचेगा? तो प्रशासक की सोच नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने से संबंधित होगी। तो क्या प्रतिस्पर्धा और सहयोग और संघर्ष ने हमारे परिसंघ में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है जो नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने में व्यवधान उत्पन्न करती है, या कोई ऐसी बात उत्पन्न कर दी है जिसने नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने में सुविधा कर दी है? व्हाटएवर, यह मुझे अपने विचार में बताना है। लगभग हर जगह आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? शब्द पर गौर करें। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, कार्य क्या है? नाम ही है प्राक्कलन समिति, तो वह प्राक्कलन करेगी किसी चीज का, एस्टिमेशन करेगी कि आने वाले समय में सरकार को कितना व्यय करना होगा, इसका आकलन करेगी। यह उसका कार्य है। हमसे पूछा जा रहा है क्या? भूमिका। तो भूमिका का मतलब क्या हुआ? कार्य कहते हैं वह क्या ऐसा करती है, और भूमिका कहते हैं क्यों करती है। क्यों एस्टिमेशन की जरूरत है? तो अगर एस्टिमेट नहीं करें तो सरकार अपनी मर्जी से खर्च करेगी। तो अगर प्राक्कलन समिति की भूमिका बतानी है तो प्राक्कलन समिति आगामी वर्ष के लिए व्यय का प्राक्कलन करके, प्राप्तियों और व्यय का प्राक्कलन करके सरकार को वित्तीय रूप से जवाबदेह बनाती है, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित कराने में योगदान देती है। तो क्यों ऐसा कार्य करती है कोई संस्था, यह उसकी भूमिका है, और क्या करती है यह उसका कार्य है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि 3 प्रश्न है, क्या, कैसे और क्यों। इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अगर हमें इन तीनों बातों की समझ है, तीनों प्रश्नों का उत्तर है हमारे पास, तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं। तो हमें अपने विचारों का सृजन करना है, हमें उसमें सोचना है, विश्लेषण करना है। तरीका क्या होगा? किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए
यही 3 प्रश्न आपके दिमाग में घूमने चाहिए। उद्देशिका क्या है, कैसे काम करती है, क्यों रखी गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में क्या है, कैसे काम करता है, क्यों है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान 17 में क्यों है, क्या है, कैसे है। Everywhere you have to answer the 3 fundamental questions, then you will get all the things in your thoughts. आपको अपना विचार सृजित करने में सुविधा होगी और इसी को संगठित कर दें भाषाई रूप से, वही हो जाएगा विश्लेषण। That will be the analysis. इसी विश्लेषण पर आधारित होगा हमारा उत्तर लेखन। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमसे शब्द के रूप में पूछा जाए, विवेचना कीजिए, उद्धृत कीजिए, साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल, डिस्कस इन दिस कंटेक्स्ट द रोल ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी। अंग्रेजी में पढ़े क्या है, वाई डू यू थिंक द कमिटीज आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। Discuss in this context the role of the estimates committee. विवेचना करनी, चर्चा करनी है इस पर, उसके तथ्यों पर, उसके आकार पर, सब बातें लिखनी है कि प्राकलन समिति एक स्थायी संसदीय समिति है और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिसका कार्य आगामी वर्ष के लिए सरकार के लिए प्राप्तियों और व्यय का प्राकलन करना है। लोकसभा के सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है और ऐसी समिति बनाई हमने क्यों, उसकी भूमिका क्या है, सारी बातें विस्तार से लिखनी है। यह उसकी विवेचना है, डिस्कशन। उसने एक बात कही, मैंने एक बात कही, डिस्कशन है, तो हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। अब एक बात मैंने शुरुआत में कही थी कि आपको इस विषय की समझ अगर है तो आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो लाभ 2-3 कारण, 2-3 चीजें हैं जहां लाभ मिल सकता है। जैसे अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का सर्वोच्च विधि है, ये हम जानते हैं। विधि की जो भाषा होती है वो क्लिष्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई दार्शनिक पक्ष छुपा होता है, पहला। दूसरा, कम शब्दों में अधिक बात लिखने की कोशिश की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि विधि का कोई भी एक वाक्य एक अर्थ वाला नहीं होता, उसमें एक से ज्यादा अर्थ होते ही हैं। तो एक अर्थ जो शाब्दिक है वह तो समझ में आ जाएगा, जो शाब्दिक नहीं है उसको ढूंढने की जरूरत होती है, जिसको उच्चतम न्यायालय कहता है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। और आम आदमी जब लिखता है तो उसको कहता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। जैसे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट इज रिटन इन आर्टिकल 1। दैट इज भारत भारत अर्थात इंडिया। ये कब लिखते हैं अर्थात, दैट इज कब लिखते हैं? जब हम कार्बन कॉपी बना रहे हैं, रेप्लिका एग्जैक्टली द सेम, तब हम दैट इज शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि इंडिया इज रेप्लिका ऑफ भारत, भारत इज रेप्लिका ऑफ इंडिया। तो जब दोनों एक ही हैं तो 2 शब्द क्यों रखे? एक छोटा सा उदाहरण, राज्यों का संघ है, परिसंघ क्यों नहीं लिखा? राज्यों का संघ क्यों लिखा? क्या राज्यों के संघ और परिसंघ में कोई अंतर है? बहुत सारी बातें उसकी समझनी है। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि कानून, विधि या संविधान की भाषा एक से अधिक अर्थ वाली होती है, क्लिष्ट होती है कई बार। अगर हमें उसकी समझ है थोड़ी बहुत भी, तो हम
किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने में तुलनात्मक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि की भेदन क्षमता बढ़ जाती है, चीजों को ढूंढ कर निकालने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर हमने इस विषय को थोड़ा भी समझा है तो हम न केवल इस विषय को, दूसरे विषयों को भी समझने में इसका लाभ ले सकते हैं। क्या, कैसे, क्यों वाला अप्रोच रखकर हम उसका लाभ ले सकते हैं। जहां तक निबंध की बात है, एक निबंध कम से कम दोनों खंडों में, जो निबंध के 2 खंड होते हैं, दोनों खंडों में कम से कम एक निबंध राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली से संबद्ध होते ही हैं। क्यों होते हैं? अनिवार्य है या क्यों? बात फिर वही है कि शासन और प्रशासन से जुड़ती है यह परीक्षा, इसलिए तो निबंध में इसका आप लाभ ले सकते हैं। जो हमारा संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, उसमें जितने भी गुण, जितनी भी विशेषताएं हैं उसकी, संप्रभु, लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, सब नैतिक सिद्धांत हैं। कल्याणवाद, समतावाद, पंथ निरपेक्षतावाद। तो जो हमारा प्रश्न पत्र 4 है नीति शास्त्र का, उसमें हम नैतिक सिद्धांतों की समझ विकसित करने में भी इसका लाभ ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, भारत में न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। क्यों? नो डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक न्याय हम कब देंगे? जब विभेद रहित समाज होगा, तभी हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दे सकते हैं। तो भारत में सामाजिक न्याय गैर विभेदीकरण की नीति पर आधारित है। जब गैर विभेदीकरण है, इसका अर्थ है निष्पक्ष है हम। तो जस्टिस इन इंडिया इज नथिंग बट फेयरनेस। जॉन रॉल्स का जो नैतिक सिद्धांत है न्याय का, वह भी निष्पक्षता है। तो अगर हम रॉल्स को पेपर 4 में पढ़ रहे हो और हमने पढ़ा कि निष्पक्षता है रॉल्स का नैतिक सिद्धांत न्याय का, और हमने संविधान में पढ़ रखा है कि न्याय का अर्थ निष्पक्षता है, तो रॉल्स के सिद्धांत को समझना तुलनात्मक रूप से सरल होगा। तो हम चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, निबंध हो या साक्षात्कार हो, अपनी इस समझ का लाभ किसी भी जगह ले सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की भेदन क्षमता, समझने की क्षमता तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है। यह इस विषय की खासियत है। तो जितनी बात आज मैंने बताई आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और आप यह मानकर चलेंगे कि रणनीति आपको या मुझे नहीं बनानी, मुझे उस रणनीति तक पहुंचना है जो संघ लोक सेवा आयोग ने बना रखी है। और अगर हमने उस रणनीति पर काम कर लिया, उस रणनीति, उस मार्ग पर पहुंच गए, तो अच्छे अंक प्राप्त करने में कोई व्यवधान नहीं होगा, चाहे माध्यम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी माध्यम। अगर हमने तथ्य विश्लेषण, संकल्पना पर पकड़ बना रखी है, तो हमें अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। बाकी जब हम लोग फुल फ्लेजेड जब कक्षा आरंभ करेंगे, तो उसमें फिर एक एक करके, जैसा मैंने कहा, मॉड्यूल के आधार पर खंड, खंड के आधार पर टॉपिक, उस तरीके से हम बात करेंगे। प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे हर कक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। इस आधार पर आप इस पेपर को तैयार कर सकते हैं और सरलता पूर्वक इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।